कैसे हैं आप सभी। मैं अर्वाचीन एजुकेयर 29054 से आपकी हिंदी विषय की परामर्शदाता। पिछली वीडियो में हमने भारतेंदु के दो शीर्षकों को व्याख्यात किया था, लेकिन आज हम उनके 1.3 श्रृंगार परक काव्य MSD2 यूनिट 1 का पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत हम जानेंगे कि श्रृंगार परक काव्य में भारतेंदु का क्या योगदान है। भारतेंदु ने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ श्रृंगार की भी रचनाएं की हैं और श्रृंगार में भी उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के रूप के क्षेत्र को भी निखारा है, जिसमें कि उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में भी सूर और श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी को वो बहुत ही पसंद करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में जहाँ वो सूर के प्रति और श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी के साहित्य को प्रिय मानते रहे हैं अपना, वहीं उन्होंने बारहमासा और होली पर्व आदि जैसे भारतेंदु ने उन कविताओं को भी लिखा जो कि रीतिबद्ध जो कवि थे। उन्होंने अपनी उन रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार परक, राज दरबार और सामंत जो थे उनकी चाकरी के विषय में तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य और श्रृंगार से जुड़ी हुई एवं भक्तिपूर्ण रचनाएं भी की हैं। इसमें हम जानेंगे कि उनकी प्रेम पर ही आधारित अलौकिक प्रेम पर ही आधारित और भक्ति पर ही आधारित उनके 7 प्रेम संग्रह हैं, जिसमें पहला प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम प्रलाप और बसंत होली, ये भी इनकी रचनाएं हैं जो कि इन्होंने श्रृंगार से हटकर यानी कि हमारे पर्वों पर भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। उनकी जो स्वच्छंद रचनाएं हैं, भारतेंदु ने स्वच्छंद रचनाएं की हैं। उनकी जो प्रवृत्ति रही है, उनकी जो रीति रही है, वो रीति काल से विचलित तो हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी जो प्रवृत्ति रखी कविताओं में स्वच्छंद रूप से अपनी बात कहने की जो प्रक्रिया उन्होंने रखी, वो बहुत ही जनमानस के लिए, लोग के मन के लिए, यानी कि हर व्यक्ति के मन में और स्वच्छंद रूप से बिल्कुल स्पष्ट उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। रीति मुक्त कवियों में जहाँ भारतेंदु ने घनानंद के प्रेम मार्ग की तरह उन्होंने प्रेम पर आधारित जो प्रेम सरोवर लिखा है, उसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का विरह वर्णन चित्रित होता है। वहीं उन्होंने प्रेम तरंग में प्रणय की भावनाओं को यानी कि प्रेम की भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है, जिसमें राजस्थानी और पंजाबी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाओं का उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। अब देखिए, इस अगले शीर्षक के अंतर्गत हम जानेंगे कि 1.2 आधुनिक कविताएं। आधुनिक जो कविताएं हैं, उन्होंने किस तरह से भारतेंदु की रचनाओं में अपना अधिकार जमाया। आधुनिक कविताओं में भारतेंदु की जो कविताएं हैं, उन्होंने ब्रिटिश शासनादेश और ब्रिटिश राज की जो भक्ति है उसके बारे में लिखा। और पहली जो उनकी जो कविता थी वो तो महारानी विक्टोरिया के लिए ही समर्पित थी, जब एल्बर्ट की मृत्यु हुई 1861 में, और तब उन्होंने प्रथम अपनी रचना लिखी थी, जो कि इस समय में आप कह सकते हैं आधुनिक कविताओं का उनका पहला प्रारूप वहाँ देखने को मिला। उसके बाद महारानी के जो पुत्र हैं ड्यूक एडिनबरा, जब भारत आए थे तो उनके लिए उन्होंने एक स्वागत पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने बड़ा हर्ष दर्शाया था। बहुत ही खुश वो हुए थे कि जाके दरस हित सदा नैन मरत पियास। वो कहते हैं कि आपके दर्शन के लिए तो हमारी जो आंखें हैं वो हमेशा ही प्यासी रहती हैं। सो मुख चंद विलोक ही पूरी सब मनास। अब उन्हें ये लगा कि भारत की जो ये दशा चल रही है, शायद ये महारानी की जो पुत्र हैं इनके आने से शायद इसमें कुछ परिवर्तन हो। एक आशा की किरण उन्हें दिखी। और उसके बाद 1817 में ड्यूक ऑफ एडिनबरा जब अचानक से उनका बनारस में आगमन हुआ, या फिर उनकी 1871 में प्रिंस ऑफ वेल का बीमार हो जाना हो, या फिर उनका राजकुमारी के साथ विवाह करना हो प्रिंस ऑफ वेल का, या 1875 में भारत में आने के उनके सम्मान के लिए उन्होंने कविताएं लिखी, जो कि आधुनिक कविता में भी
राजभक्ति के रूप को दर्शाता है। और कहा भी है कि स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राज अधिकार। भाई यानी कि आप होने वाले जो राजा हैं, आपका स्वागत है इस भारत की भूमि पर। और अब ये जो भारत की भूमि है अब सनात हो चुकी है और यह आपके चरण पसारने से, यहाँ पर आज चरण आपके रखने से बहुत ही धन्य महसूस करती है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि उन्होंने राजभक्ति की प्रशंसा ही की हो, उन्होंने राजभक्ति की प्रशंसा के साथ साथ भारत की पीड़ा को भी प्रदर्शित किया है कि भरे नैन असुवन जलधारा ले उसास यह वचन उचारा। वो कहते हैं कि उनकी आंखों में तो भारत की इस दशा को देखकर, उनकी जो आंखें हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए थे तो उन्होंने अपने दुख को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया था, जो कि भारतेंदु समग्र नामक पुस्तक में वर्णित है कि किस तरह से उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल के आने पर अपनी कविताओं के द्वारा भारत के जो स्पष्ट छवि है उसे प्रेरित किया, उन्हें दिखाकर। और राज परिवार की वफादारी का भी कई बार तो ऐसा हुआ है कि उनके ब्रिटिश के प्रति, राजभक्ति के प्रति बहुत सारे आलोचक भी हुए हैं और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये तो राज परिवार के ही वफादार हैं। और उसके बाद 1857 से पूर्व और पहले उन्होंने अंग्रेजी नीति जो थी, जो भारत को सिर्फ एकदम लूटने की ही थी, उनका शोषण करने की थी, उनका शिकार करने की थी, यानी कि उन्हें किस तरीके से हम बेवकूफ़ बनाकर उनकी जो संपत्ति है, धन संपदा को अपनी तरफ ले जाएं। और 1858 में फिर महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था और उन्होंने यह आश्वासन दिया भारतवासियों को कि उनकी जो धार्मिक जो भावनाएं हैं या उनके विश्वास है, उन पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और जब उन्हें इस तरीके का महारानी ने ऐसा आश्वासन दिया तो भारतेंदु ने भी अपनी रचनाओं में उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। लेकिन इस बीच क्या हुआ था कि जो भारत के जो संभ्रांत लोग थे, जिसमें कि साहूकार थे, राजा थे, और बहुत उन सब की जो आदत हो गई थी वो शोषक की हो गई थी। वो सिर्फ अपनी प्रजा को दलित करना ही चाहती थी, उन्हें बहुत ही प्रताड़ित करना चाहती थी। और इसमें सबसे पहले जो शोषक परख था वो कैसा उन्होंने इस समाज के प्रति अपना व्यवहार रखा। सामाजिक बुराइयां रहीं, धार्मिकता के रूप में अंधविश्वास भी रहे, बहुत सारे अंधविश्वास भी रहे। शोषकों की प्रवृत्ति क्या थी कि किसी तरह से उनका अपना भला हो, समाज का भला ना हो। तो जब समाज का भला नहीं होगा तो समाज पतन की तरफ जाएगा। दूसरा उनका था कि एक तरफ तो ब्रिटिश हुकूमत थी जो कि ये चाहती थी कि हम किस तरह से यहाँ पर नई तकनीक लाएं, ज्ञान लाएं, और ज्ञान विज्ञान के जरिए, अपने प्रशासन के जरिए यहाँ पर थोड़ा सा स्वच्छता का अपना प्रयोग यहाँ दिखाकर हम किस तरह से अपने आप को यहाँ पर और स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पर भारतेंदु की जो राजभक्ति है, उन्होंने अपनी कविताओं में लिखकर बहुत से यहाँ लॉर्ड आए हैं जिन्होंने कब ऐसा नहीं कि भारत के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारी नीतियों को महारानी के आश्वासन के बाद उन्होंने परिवर्तित भी किया। कि लॉर्ड लॉरेंस ने देश की जहाँ आर्थिक उन्नति में उन्होंने अपने आप के कल्याण को और भारत के कल्याण को देखा, वहीं लॉर्ड मेयो ने सामाजिक जीवन की जो प्रथा रूपी हमारी जो अवधारणाएं थी, जो भ्रष्टाचार के रूप में को मिटाने का प्रचार भी किया उन्होंने। वहीं लॉर्ड रिपन ने बहुत ऐसे कार्य किए समाज के प्रति जिसके गुणगान रिपनाष्टक नामक एक लेख लिखकर एक श्रद्धांजलि के रूप में भारतेंदु ने व्यक्त भी किया है अपनी इस बात को। भारतेंदु कहा जा सकता है कि भारतेंदु अंधराज नहीं थे, यानी कि ऐसा नहीं कि आंख बीचकर राजभक्ति ही करते रहे, वो एक बहुत अच्छे आलोचक भी रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने और लॉर्ड लिंटन, इन दोनों के प्रति इन्होंने बहुत आलोचना भी की है, क्योंकि इनके राजकाल में बहुत ज़्यादा लूटपाट भी हुई थी और करीब 25 लाख से अधिक जो लोग थे उनकी अकाल मृत्यु भी हुई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केवल भारतेंदु की जो आधुनिक जो भक्ति है, जो आधुनिक काव्य हैं, वो केवल राजभक्ति ही नहीं है, देश भक्ति में भी
उसे परिवर्तित किया गया है कि 1.2 के अंतर्गत हम जानेंगे कि लॉर्ड रिपन काल में 1858 से और 1881 तक भारतेंदु जी जो थे वो राजनीति को समझ चुके थे और उन्होंने जनता की जो पीड़ाएं थी प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने रखी। और प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने जब ये रखी गई तो इन्होंने महारानी तक उसे पहुंचाने का काम भी किया उनकी लेखनी ने। और शिव कुमार प्रसाद जो कि एक उस समय के आलोचक और समालोचक भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी है कि जहाँ भारतेंदु की भक्ति का, राष्ट्रीय भक्ति का सवाल है, वह भी काफ़ी अरसे तक देश और दशा के प्रति ही, देशवासियों की दुर्दशा, उसमें चाहे उनका क्षोभ है, अवसाद है, देशोद्धार है, देश के उद्धार की चिंता है, देश की रूढ़िवादी और जर्जर आक्रोश है, लोगों में बहुत ज़्यादा क्रोध है, उनकी चाहे परंपराओं पर उन्हें अपने आप में गर्व हो, चाहे राष्ट्रीय की अस्मिता को पाने की झलक हो, नए नए रास्ते लाने का प्रयास भारतेंदु की रचनाओं में मिलता है। और पराधीनता और आर्थिक शोषण के प्रति जो प्रबल मुक्ति की आकांक्षा है वो दिखती है। और यही बात उन्होंने राज राजेश्वरी यानी कि महारानी विक्टोरिया तक के संरक्षण में पहुंचाई। और उन्हें बहुत ही भोला विश्वास भी था, उन्हें ये विश्वास था, इस विश्वास के चलते उन्होंने ये सब किया कि शायद इसमें परिवर्तन आएगा। और इन सब के साक्षी उनके रहे हैं भारतेंदु एवं भारतीय नवजागरण काल का साहित्य। अब 1861 में विजय वल्लरी नाम की उनकी कविता हो या फिर 1884 में विजयनी विजय वैजयंती हो, इन सब में ही उन्होंने दोनों कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन ही नहीं किया, उन्होंने राजभक्ति को हथियार बनाकर, एक औजार बनाकर अंग्रेजों के शोषण को भी प्रदर्शित किया है। अब यहाँ जब उन्होंने अंग्रेजों के शोषण को प्रदर्शित किया है और 1984 में उन्होंने बहुत ही हास परिहास के रूप में, बहुत ही हंसकर, यानी कि नए मुकरी के ज़माने को उन्होंने 1884 में ही लेकर वो आ चुके थे, जब देखा था कि अंग्रेज बहुत ही आसानी से हम भारतीयों की जो बहुत ही सरल स्वभाव है उसका फ़ायदा उठाकर वो हमें लूट रहे हैं। जाहिर बतन में आती तेज, वो कहती हैं कि मेरे मन के अंदर ये बात बहुत तेज़ी से आती है कि क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज, कि ये जो अंग्रेज हैं कि ये देखने में सज्जन लगते हैं लेकिन सज्जन नहीं हैं। इसी बीच हम अब शीर्षक नंबर 1.5 समाज सुधार और कल्याण, जिसमें पश्चिमी सभ्यता के आ जाने से, जो कि पश्चिम बंगाल से आई, उसने किस तरह से नव जागरण के काल को उदय किया, ये हम जानेंगे अपनी दूसरी वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।